जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की श्रृंखला में। भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है उत्तर का पर्वतीय मैदान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लगातार इस कड़ी में अध्ययन कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों का, और भारत के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत मुख्य तौर पर हमने अब तक जो चर्चा की हुई है वह उत्तर के विशाल पर्वतीय क्षेत्रों की चर्चा की हुई है। अर्थात दोस्तों, उत्तर में जो विशेष तौर पर हमने अध्ययन किया वह किया हिमालय का। हिमालय के विषय में हमने संपूर्ण जानकारी इसमें कलेक्ट करी, और अब हम आगे अध्ययन कर रहे हैं इसी क्रम में उत्तर के विशाल मैदानों के बारे में। अर्थात दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र के बाद अब जो आता है, यदि हम क्रम से देखें तो हमें सबसे पहले देखने मिलता है कि ऊपर में पर्वतीय क्षेत्र है, उसके बाद मैदान, और उसके बाद हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो अब हम इस भौतिक प्रदेश के अंतर्गत अध्ययन करने जा रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों के उपरांत मैदानों के बारे में, और उस उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमारी जो चर्चा होगी वो होगी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो चलिए बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें। सर्वप्रथम तो देखिए, ये जानना आवश्यक है कि ये जो विशाल मैदान है ये निर्मित किससे हुआ है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि ये जो विशाल मैदान है इसका फैलाव कहाँ से लेके कहाँ तक है, कितना भाग इसके अंतर्गत आता है, तो इन सभी के विषय में हम जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो यहाँ हम सबसे पहले तो ये देखें कि आखिर इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ कैसे है। तो आपको बता दें कि जैसा हमने हिमालय के विषय में देखा था कि हिमालय का जो निर्माण था वो मुख्य तौर पर टेथिस भूषणति में हुआ, और एक ओर से दोस्तों क्या था, यूरेशिया की प्लेट है, और दूसरी ओर से हमने देखा हुआ था कि हमें इंडियन प्लेट देखने मिली थी। मतलब हम कह सकते हैं कि मुख्य तौर पर हमें कुछ इस तरीके से देखने मिला था कि भाई एक तरफ यूरेशियन प्लेट है और एक तरफ इंडियन प्लेट। तो हमने देखा कि जब यूरेशियन प्लेट में इंडियन प्लेट दोस्तों जा करके अभिसरित होती है, यानी कि जब दोनों प्लेटें करीब आती हैं, तो यहाँ पर जो टेथिस भूसन्नति थी उसमें वलन पड़े, और ये वलन हमारे सामने है, आपके सामने देखिए। सबसे पहले ये है ग्रेटर हिमालय, फिर आपने देखा यहाँ पर लेसर हिमालय, और इसके बाद आपने देखा शिवालिक। तो यहाँ से दोस्तों जो नदियां होकर के गुजरती थी, आप जब इसमें देखेंगे, इसमें जो नदियां लगातार जो नदियां दोस्तों इसको काटते हुए आगे आ रही थी, उन नदियों ने धीरे 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 यहाँ पर एक मलबा लाना चालू किया, और वही मलबा जम करके दोस्तों आगे चल करके इसी कड़ी में इस एरिया में निर्मित करता है मैदानी क्षेत्र को। यानी कि यहाँ पर इन नदियों के द्वारा इन विशाल पर्वतों को काट काट करके जो अवसाद इकट्ठे किए गए, वही अवसाद जब एक लंबे समय तक दबते चले गए तो वहाँ पर एक मैदान बन गया, और वो मैदान जो है वो कहीं ना कहीं अब कैसा है, अवसादी मैदान है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कैसे मिट्टी है वो या फिर चट्टानें हैं तो वो लगभग अवसाद वाली हैं। और दूसरी बात ये कि हमें इसके निर्माण के विषय में समझ में आया कि आखिर इस मैदान का निर्माण हुआ कैसे है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मैदान बना कैसे। और कहीं ना कहीं यदि हम पूरे भारत को भी देखते हैं दोस्तों, तो हमें ऐसे ही तो बनते हुए नजर आया था दोस्तों कि सबसे पहले क्या है, ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, शिवालिक के बाद हमने देखा था मैदानी क्षेत्र, और उसके बाद ये प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो भाग है, इस भाग में ही मैदान है दोस्तों। यहाँ पर ये जो गड्ढा था ये पूरा नदियों के उस मलबा के द्वारा, उस अवसाद के द्वारा, सेडिमेंट्स के द्वारा वहां पर पाट दिया गया है। तो अब वो जो है वो क्षेत्र कैसा है, समतल संप्रदाय मैदान है। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और अब हम आगे बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की। तो अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि आखिर इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो फैलाव है, या ये कहां से लेके कहां तक है। तो आप यहां पर जो इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, इस भारत के मैप में आपको बता दें कि मुख्य तौर पर आप जो राजस्थान वाले ब्लॉक से देखते हैं, राजस्थान से लेकर के पूरा पंजाब, और पंजाब होते हुए हरियाणा होते हुए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं तो यूपी वाला पूरा ब्लॉक, यानी कि ये जो पूरा एरिया आप कवर कर रहे हैं, जो हिमालय आपने जहां पर पढ़ा उसके दक्षिण में और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आप गुजरात वाले सेक्शन से देख रहे हैं दोस्तों, जो मुख्य तौर पर इतना ब्लॉक होता है इस प्रायद्वीप के ऊपर और ऊपर के हिमालय के बीच का जो भी क्षेत्र आपको नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा विशाल मैदान है। और ये पूरा ग्रीन वाला जोन आपको नजर आएगा, जब आप इसे भौतिक में देखेंगे तो आपको ये ग्रीन नजर आएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्लियर हो रहा है। इसके बाद इस विशाल मैदान को यदि आप और अच्छे से देखना चाहते दोस्तों, तो आप एटलस में देख सकते हैं। एटलस में आपके दोनों रहते हैं, एक तो प्राकृतिक है और एक आपका राजनीतिक है। तो आप प्राकृतिक वाले इंडिया के मैप में जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको उसमें एक लिखा मिलेगा पाकिस्तान की ओर में सिंधु का मैदान, इसके बाद गंगा का मैदान मध्य में, और पूर्व की ओर जब आप देखेंगे दोस्तों तो वो बांग्लादेश पूरा ग्रीन आपको नजर आ रहा होगा, और इसके बाद असम वाले भाग में आपको देखने मिलेगा ब्रह्मपुत्र। तो ये जो पूरा जोन है यही है आपका उत्तर का विशाल मैदान। मतलब पश्चिम में सिंध का या सिंधु का मैदान, और उत्तर में गंगा का मैदान, और फिर जैसे ही आप उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये पूरा भाग, पूरा ग्रीनरी आपका उत्तर का विशाल मैदान होता है, और इसे हम ऐसे ही आगे पढ़ने जा रहे हैं।
बहरहाल तो आपने ये देखा कि हम इसका एक नाम और दे सकते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी उत्तर के विशाल मैदान को ही हम कह सकते हैं सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि क्षेत्रफल इसका कितना है। तो आपको बता दें इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट दोस्तों, कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट, इसकी लंबाई और चौड़ाई से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। इसका जो विस्तार है वो 3200। अभी हमने देखा कि भाई इसका जो हिमालय का था, हिमालय का लंबाई हमने देखी थी 2400 से 2500, जबकि इसकी लंबाई हमें देखने मिलती 3200 किलोमीटर। तो इसका कारण क्या, इसका मुख्य कारण ये है दोस्तों कि हिमालय जहाँ पूर्व में आप पाएंगे नामचा पर्वत से लेकर पश्चिम में नंगा पर्वत तक ही विस्तृत था, यानी कि ये 2 नदियां सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ही बीच में था। पर जब हम बात करते हैं इस मैदान की दोस्तों, तो इसका फैलाव उससे ज़्यादा नजर आता है, क्योंकि हिमालय का अधिकांश भाग जो है वो नेपाल भूटान भी कवर कर रहा होता है। लेकिन हमारे भारत में यदि हम बात करें तो भारत में अब आप देखेंगे ग्रीन वाले पोर्शन तो पूरे में आपको नजर आ गया है। तो इसका जो भाग है ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, 3200 किलोमीटर की लंबाई है और चौड़ाई दोस्तों 150 से लेकर 300 तक है। यानी कुछ जगहों पर 150 भी मिलेगी और कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 300 तक भी मिलेगी। अब देखिए कौन सी जगहों पर ज्यादा है, कौन सी जगहों पर कम चौड़ा है। तो ये पश्चिम के क्षेत्र में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व के क्षेत्र में ये सकरा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। आप अपने देखिए, आप एटलस में ज़्यादा जोड़ दीजिए, आप एटलस में देखेंगे सबसे ज़्यादा जो आपको इसका फैलाव मिलेगा वो पश्चिम की ओर मिलेगा और पूर्व की ओर में थोड़ा कम मिलेगा। पूर्व की ओर में कम मिलने के कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि यहाँ पर आपको गारो, खासी, जयंतियाँ जैसी छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेंगी जो प्रायद्वीपीय पठार की ही अंश हैं और उनके बीच में ये घाटी या ये मैदानी भाग फंसता हुआ नजर आएगा। तो एक कारण ये भी है। दूसरा कारण ये भी है दोस्तों कि पूर्व में ही आप देखेंगे हिमालय भी सकरा हो गया था और पश्चिम में वो भी ज़्यादा चौड़ाव लिया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यानी कि कहीं ना कहीं इसकी प्राकृतिक बनावट ही इसका प्रमुख कारण है कि आपको इसमें इस हिसाब से विविधताएं देखने मिल रही हैं। नेक्स्ट, हम इसमें पाएंगे दोस्तों इसका जो अधिकांश भाग है वो जलोढ़ मृदा से ही बना हुआ है और इसके जो जलोढ़ की मोटाई है वो 2000 से 6000 मीटर तक हमें देखने मिलती है। यानी कि कुछ जगहों पर 2000 मीटर भी है और कुछ जगहों पर इसकी मोटाई 6000 मीटर तक भी हमें देखने मिलती है। तो ये तो बात थी उत्तर भारत के इस विशाल मैदान से जुड़े हुए कुछ विशेष तथ्यों की, अर्थात इसका कहां से लेकर कहां तक फैलाव है, इसकी स्थिति कैसी है, इस सभी के बारे में हमने जाना। यदि हम बात करें, हमने सबसे पहले चर्चा करी इसकी स्थिति के बारे में, तो इसकी स्थिति हम कैसे लिख सकते हैं कि यह उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार के मध्य विस्तृत है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम इसे कहते हैं, यानी इसका एक उपनाम भी हमें देखने मिला। और तीसरा पॉइंट हमें देखने मिला इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इसका 7 लाख वर्ग किलोमीटर। चौथा दोस्तों, लंबाई चौड़ाई भी हमने देखी और ये सारे पॉइंटों को हमने कवर किया। अब हम चर्चा करते हैं इस उत्तर के विशाल मैदान के विभाजन की। इसके विभाजन को यदि हम देखें दोस्तों तो हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो है भौतिक आधार पर और दूसरा है प्रादेशिक आधार पर। आपको यहां पर बता दें कि प्रादेशिक आधार का मतलब यह है कि अलग अलग जो प्रदेश हैं, जैसे कि आप यहां पर एक मैप देख पा रहे हैं, आपको देखने मिलेगा राजस्थान की ओर में राजस्थान का मैदान, इसके पश्चात पंजाब हरियाणा का मैदान, तत्पश्चात गंगा का मैदान। गंगा में भी दोस्तों 3 पोर्शन, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा का मैदान। इसके अलावा एक आपको अंतिम मिलेगा उत्तर पूर्व की ओर में ब्रह्मपुत्र का मैदान, या इसे हम असम का मैदान भी कहते हैं। तो ये इसका प्रादेशिक विभाजन है, अर्थात वही हमारा पूरा का पूरा जो मैदान है जिसे हम सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का नाम दे रहे हैं, उसे हम इतने प्रकार से भी पढ़ सकते हैं प्रादेशिक आधार पर बांट करके। तो एक तो ये सेक्शन हो गया और दूसरा इसका क्लासिफिकेशन है भौतिक आधार पर। भौतिक आधार को ही धरातलीय आधार भी कहा जाता है, या धरातलीय उच्चावच के आधार पर भी कहते हैं, या स्थलाकृति के आधार पर भी कहते हैं। देखिए, आप सभी फैक्टों को लिखते चले जाया करिए, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। प्रश्न इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि उत्तर के विशाल मैदान का धरातलीय विभाजन कीजिए, या धरातलीय आधार पर या स्थलाकृति के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान को समझाइए। ये सभी लिखने को भी आ सकते हैं, आपके मेंस के भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में भी आपको ऐसे ही नोट डाउन करना है, बाकायदा डायग्राम बनाते हुए और 4-4 लाइनें आप उसमें देखिए। अब वो कितने मार्क्स पे दे रहे हैं, आपको कितने वर्ड्स का लिखना है, आपको सारी चीज़ें उसमें लेकर के चलनी है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं भौतिक या स्थलाकृतिक या धरातलीय विभाजन की, तो हम पाते हैं कि इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहले भाबर, फिर हम तराई को पढ़ते हैं, फिर बांगर को पढ़ते हैं, खादर को पढ़ते हैं और इसके बाद हम देखते हैं बांगर के अंतर्गत ही भूड़, रेह, जबकि डेल्टा और कोन यानी शंकु का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया आपके उत्तर भारत के विशाल मैदान का, यानी कि जब हम इसमें अध्ययन करेंगे तो हम इसी क्रम में करेंगे। हम इसका क्लासिफिकेशन जैसा हमने किया हुआ है, एक प्रादेशिक एक भौतिक, तो हम इसे 2 भागों में करके पढ़ेंगे। एक हम इस पूरे मैदान को प्रादेशिक आधार पर पढ़ेंगे और दूसरा हम इसे पढ़ेंगे भौतिक या धरातलीय उच्चावच या स्थलाकृतिक आधार पर। तो आज बेसिकली दोस्तों हम जो इसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो मुख्य
तौर पर भौतिक आधार पर करने जा रहे हैं, यानी हम समझेंगे भाबर, तराई, बांगर, खादर इत्यादि के बारे में। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भाबर प्रदेश के बारे में। तो भाबर प्रदेश या भाबर क्षेत्र क्या होता है, इसे हम सबसे पहले समझते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर ये मैप देख पा रहे हैं दोस्तों, इस चित्र में आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया हुआ ग्रेटर हिमालय है, फिर लेसर हिमालय है और फिर शिवालिक है। ये वही चीज़ें जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। और इसके बाद हम पाते हैं कि भाबर क्षेत्र है। अब देखिए, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली जो नदियां होती हैं दोस्तों, वो निरंतर उसे काटती हैं। अब ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब पर्वतीय क्षेत्र है तो नदियों ने इसे काटने के उपरांत बड़े बड़े जो चट्टान होती हैं दोस्तों, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बोल्डर, वो सब नदी बहा करके लेकर के आती है अपने साथ। ऐसा क्यों होता है कि नदियां इतने बड़े बड़े चट्टानों को भी बहा करके ले जाती हैं? तो इसका प्रमुख कारण ये है चूंकि ये ऊंचा क्षेत्र है और अगर ऊंचाई से पानी जाएगा तो उसमें अत्यधिक वेग होगा, बहुत तीव्र गति से वो जल जाता है। और जब इतनी तेज गति से पानी प्रवाहित होगा दोस्तों, तो नदी का जल वहां पर सामने आने वाले सभी चीज़ों को बहा करके ले करके जाता है और फिर अंततः वो जैसे ही आगे आता है तो जैसे जैसे ढाल, अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, जैसे जैसे ढाल मंद होते चला जाएगा, यानी कि गिरी के बाद का, पर्वत के बाद का, गिरी का अर्थ होता है पर्वत, तो पर्वत के बाद का जो क्षेत्र होता है उसके उस क्षेत्र में ढाल धीरे धीरे मंद होते चला जाएगा और इस मंद ढाल वाले क्षेत्र में ये नदियाँ अपने जो मलबा है इसको यहाँ पर जमा करते जाती हैं। अब भाई देखिए, जैसे ही ढाल मंद होगा, नदी में कितना भी वेग रहा है, यदि उसका ढाल मंद होगा तो अब धीरे 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 पर्वत के ढाल के साथ साथ नदी का भी जो वेग है वो धीमा पड़ते चला जाएगा। मतलब आप उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, आप यदि पानी को ऐसे करके यहाँ से डालेंगे तो पानी की रफ्तार कुछ और होगी, और अगर आप ऐसे में पानी को यहाँ पर डालेंगे दोस्तों तो क्या यहाँ पर पानी पूरे में जाएगा? क्या जाएगा, पर धीमी गति से, अगर ऐसा एंगल है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, यही यहाँ पर है। तो अब नदियाँ वास्तव में करती क्या है दोस्तों, नदियाँ यहाँ से ये मलबा लेकर के आई, ये नदी का पानी है, पर इस क्षेत्र में लाने के बाद यहाँ पर नदी धीरे 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 मलबा को इकट्ठा करते चली जाती है और फिर नदी यहाँ पर प्रवाहित होती नजर आती है। तो आप पाएंगे कि बीच में नदी जो है नहीं प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि इसी क्षेत्र में जैसे ही आपने देखा, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, जहाँ पर ये पूरे पत्थर वगैरह हैं, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा पोरस होता है, पारगम्य होता है दोस्तों। ये क्या होता है, यहाँ पे बीच में बहुत सारी जगह होती है, तो नदियाँ यहाँ पर अदृश्य नजर आती हैं, ऐसा लगता है नदी है ही नहीं। और फिर आगे चल करके नदी बहुत सारी सरिताओं के रूप में निकलती नजर आती है। तो अब जो आगे का क्षेत्र होता है वो कहलाता है दोस्तों तराई क्षेत्र, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र है, ये वास्तव में तराई क्षेत्र कहलाता है आगे का। तो आपको यहाँ पर हमने वही दर्शाने का प्रयास किया हुआ है। इसी को आप और जूम करेंगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, शिवालिक के बाद का ये एरिया, और फिर यहाँ से ये निकलती हुई दोस्तों सरिताएं, ये नदियाँ यहाँ भी हैं, ये नदी का पानी आ रहा है, पर यहाँ पे नदी का पानी नहीं नजर आएगा। जो बड़ी बड़ी नदियाँ होंगी, बड़े बड़े सरिताएं होंगी, उन्हीं का पानी नजर आएगा। और उसके बाद आप देखेंगे ये नदी आगे बढ़ गई है। तो यहाँ उम्मीद है आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ से जब नदियाँ निकलती हैं तो बहुत सारी धाराओं में निकलती है, तो इस क्षेत्र को एकदम दलदली बना देती है। तो यही दलदली क्षेत्र आपका कहला गया तराई। तो ये हो गया आपका भाबर दोस्तों, और भाबर के बाद का क्षेत्र हो गया आपका ये तराई का क्षेत्र। इसके अलावा यहाँ ये जो आकृति बनी है, शंकुनुमा आकृति बनती है, तो इस आकृति को हम कहते हैं शंकु। इसे हम कहते हैं दोस्तों शंकु या कोन। तो ये भी आपका क्लियर हो रहा होगा। आपके यहाँ पर देखिए इस भौतिक विभाजन के जो टर्म हैं वो क्लियर हो रहे होंगे कि भाई ये बने कैसे, एक ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। इसके बाद आगे अब हम चर्चा करते हैं इस भाबर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाबर प्रदेश जो है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है। तो निर्माण हमने नोट कर लिया दोस्तों गिरिपद क्षेत्र में, और ये गिरिपद किसका है, शिवालिक का है। क्या ये वृहत हिमालय का है, क्या लेसर का है, नहीं, ये शिवालिक का है दोस्तों। शिवालिक के बाद इसका निर्माण होता है। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि गिरिपद या गिरिपाद क्षेत्र, और कहाँ से लेके कहाँ तक, तो सिंधु से लेके तीस्ता तक मुख्य तौर पर पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी हैं। सिंधु नदी दोस्तों कहाँ पर है, सिंधु नदी का उद्गम हुआ था चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, और लद्दाख से होते हुए, उस जोन से होते हुए ट्रांस हिमालय के, और आगे जाकर के वृहत हिमालय को सिंधु गॉर्ज के पास काट के, और वो नदी चली जाती है पाकिस्तान में। तो वहां से लेकर के उस जगह से और पूरा तीस्ता नदी कहाँ पर है दोस्तों, तो अपने जेमू ग्लेशियर सिक्किम, तो इतना जो आपका पूरा ब्लॉक है वहां तक में पूरा विस्तृत है। ये एक चौड़ाई अगर हम इसकी देखें तो 8 से 16 किलोमीटर की एक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दें कि और क्या नोट करना है इसमें, तो देखिए भाबर प्रदेश को ही हम शिवालिक का जलोढ़ पंख भी कहते हैं। ये एक उसके उपनाम है, एक उपमा के तौर पर हमने उसको कहा है, तो आप ये नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा पर्वतीय नदियों में अत्यधिक चूंकि वेग होता है,
परिवहन क्षमता अत्यधिक होती है, अपर्दन की क्षमता अत्यधिक होती है। तो ये नदियां क्या करती हैं कि ये मलबा को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पत्थरों को बहा करके लेकर के आती हैं। ये इसके निर्माण के क्रम में हम नोट कर सकते हैं। कैसा नोट कर सकते हैं कि चूंकि पर्वतीय नदियों में अत्यधिक वेग होता है, परिवहन क्षमता अत्यधिक होती है, उनकी अपर्दन क्षमता अत्यधिक होती है, तो वो अपने साथ में बहुत बड़े बड़े चट्टानों को, बजरी को, पत्थरों को बहा करके लेकर के आती हैं। और उसके उपरांत गिरिपद के पास चूंकि ढाल जो होता है दोस्तों वो मंद होता है, और मंद हो जाने के कारण नदियां मलबा यानी कि बजरी, कंकड़, पत्थर इत्यादि यहाँ पर जमा कर देती हैं, या यहाँ पर छोड़ देती हैं और फिर आगे निकल जाती हैं। तो अब देखिए, एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं, लगातार ये प्रक्रिया चलती रह गई, तब जाकर के ये चीज़ें बन पाती हैं। तो आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, वही क्षेत्र आपका जहाँ पर ये मलबा इकट्ठा है, ये कहलाता है भाबर क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों भाबर कैसा होता है, तो भाबर अत्यधिक पारगम्य क्षेत्र होता है। इसके अलावा यहाँ पर अब अत्यधिक पारगम्य है तो नदियाँ क्या होती हैं, अदृश्य होती नजर आती हैं। मतलब ऐसा नजर आता है कि जैसे यहाँ कोई जादू हो गया हो, नदियां नजर ही नहीं आ रही। नदियां आपको ऊपर नजर आ रहा है पानी, फिर इसके बाद में पानी नजर आ रहा है, पर बीच में पानी नहीं नजर आता है। छोटी छोटी नदियां तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती। बड़ी नदियों को पानी जरूर थोड़ा बहुत नजर आ जाता है, क्योंकि अब वो इतने विशाल जल राशि है तो वो तो नजर आ ही जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि और आगे क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये क्षेत्र दोस्तों कृषि की दृष्टि से यदि हम बात करें तो बिल्कुल अनुपयोगी है। स्वाभाविक सी बात है, पत्थर ही पत्थर है भाई, और पत्थर में तुम क्या उगा लोगे, है ना। तो पत्थर है तो बात ही खत्म हो गई, वहां पे कोई कृषि हो ही नहीं सकती, ठीक ठाक नहीं है वहां, है ना, पत्थर में। तो आप इसे नोट कर लीजिए कि कृषि की दृष्टि से अनुपयोगी है, मतलब यहाँ बहुत विशेष कृषि वगैरह नहीं आप कर पाएंगे। नेक्स्ट, वनस्पति के दृष्टिकोण से हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर लंबी जड़ों वाले पेड़ पौधे और वनस्पति देखने मिलते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, तो देखें अब पत्थर है और पत्थर के बाद यदि आप देखें तो यहाँ पे आपकी कहीं ना कहीं तलहटी है, तो जड़ को तो ये चाहिए कि बिल्कुल तल तक जाना है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि लंबी जड़ वाले ही होंगे यहाँ पर। तो ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका भाबर क्षेत्र कंप्लीट होता है। आप इसमें सारे बिंदुओं को क्रमवार नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप इसमें ये जरूर मेंशन कीजिएगा कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक है। तो ये मुख्य तौर पर देखें, ये तो हमने इसका एक स्थलाकृतिक वाला आपके सामने मैप बनाया हुआ है। भारत के मैप की यदि हम बात करें दोस्तों, तो आप मैप में सिंधु से लेकर के तीस्ता तक में आप पाएंगे कि जो हमें पूरे में, जैसे हमने देखा था कि सबसे ऊपर में हमें देखने मिला था दोस्तों वृहत हिमालय हमें देखने मिला था, फिर इस वृहत हिमालय के भी ऊपर देखें तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय हमें देखने मिला दोस्तों खंडों में, फिर हमें ये शिवालिक देखने मिलता है। और शिवालिक के बाद जो क्षेत्र है ये आपका दोस्तों कौन सा क्षेत्र हो जाता है, तो ये है मुख्य तौर पर भाबर क्षेत्र। फिर भाबर के बाद का जो क्षेत्र होगा वो कहलाएगा तराई क्षेत्र। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है कि जितना शिवालिक रेंज फैली हुई है उस शिवालिक के बाद का जो एरिया है दोस्तों उसको हमने ऐसे प्रदर्शित किया हुआ है। तो ये आपका पत्थर वाला जो जोन है ये कहलाएगा भाबर प्रदेश। उम्मीद है आपका यहाँ पर भाबर क्लियर हो रहा है। अब हम चर्चा करते हैं तराई की, आप इसे नोट कर लीजिए। तो भाबर प्रदेश के बाद अब हम चर्चा करते हैं दोस्तों तराई प्रदेश की। तराई प्रदेश के विषय में हमने पहले ही इसे समझा हुआ है कि जैसे ही भाबर प्रदेश वाला जो क्षेत्र आता है, यानी कि ये बजरी, कंकड़, पत्थर वाला जो मलबा है, जहां पर इस भाबर क्षेत्र के आगे नदियां जब प्रवाहित होती हैं तो वो जो दलदली क्षेत्र है जहां पर नदियां बहुत सारी शाखाओं में बटी हुई नजर आती हैं, वह क्षेत्र दोस्तों तराई कहलाता है। तो इसी तराई के बारे में हमें कुछ फैक्ट कलेक्ट करने होंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी अवस्थिति। अवस्थिति के विषय में आप नोट कीजिएगा, भाबर प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है, यानी भाबर के बाद का जो जोन है दोस्तों वो तराई का क्षेत्र कहलाता है। इसके उपरांत इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो 10 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र तराई प्रदेश कहलाता है, यानी कि 10 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि जहां भाबर प्रदेश हमें पश्चिम में चौड़ा देखने मिला और पूर्व में सकरा देखने मिला, इसके ही विपरीत तराई का जो क्षेत्र है दोस्तों पूर्व में अधिक चौड़ा है और जो पश्चिम का भाग है वहां पर कम चौड़ा है। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा कि तराई जो है भाबर के जस्ट अपोजिट ये पूछा जाता है। इसके अलावा भाबर को पार करके नदियां जब आगे बढ़ती हैं दोस्तों तो वो कई शाखाओं में बढ़ जाती हैं और फलस्वरूप यह जो क्षेत्र है यही दलदली क्षेत्र आपका नमयुक्त हो जाता है, और यह नमयुक्त दलदली क्षेत्र जो है यही तराई कहलाता है। ये इसकी एक डेफिनेशन होगी जिसकी अभी हमने चर्चा की, आप नोट कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट वही होगा कि आपका भाबर जो है वो पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व में सकरा है, लेकिन तराई पूर्व में चौड़ा है और पश्चिम में सकरा आपको नजर आएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि यह जो क्षेत्र है ये निम्न समतल मैदान कहलाता है। निम्न समतल मैदान होता है एक्चुअल में, है ना। और अगला जो बिंदु है वो ये कि यहाँ पर आप देखेंगे जो नदियां होती हैं दोस्तों, नदियों का आपको कोई निश्चित मार्ग नहीं नजर आएगा इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में नदियां एकदम विलीन होती नजर आती हैं। इसके अलावा आप पाएंगे कि यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव अधिक पाए जाते हैं, और प्राकृतिक वनस्पतियां अधिक इसलिए हैं क्योंकि आप देखेंगे प्राकृतिक क्षेत्र से पूरे जितने भी आपका मलबा है
है और सारी जड़ी बूटियों से रिलेटेड सभी चीज़ें आ रही होती हैं बह करके, यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी जो वनस्पति है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा वन्य जीवों की अधिकता है। वन्य जीवों की अधिकता के अलावा दोस्तों देखिए दलदली क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि जीव जंतु भी बहुत सारे हैं। और जीव जंतुओं में मुख्य तौर पर मच्छर वाला भी क्षेत्र है, यहाँ पर मच्छर भी बहुत सारे आपको देखने मिलेंगे। और इसके अलावा हम बात करें तो सांप वगैरह और बाकी भी आपको यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में देखने मिलते हैं। आगे आपको बता दें कि कृषि के दृष्टिकोण से ये क्षेत्र काफ़ी अनुकूल है, तो कृषि के लिए उपयुक्त है, अनुकूल है, और धान के लिए ये सबसे ज़्यादा जाना माना क्षेत्र है। तो ये सारे बिंदु इस तराई क्षेत्र से संबंधित हैं, इन्हें आप नोट कीजिए। और इसके बाद हम चर्चा करते हैं बांगर और खादर की। तो आपको यहाँ पर बता दें कि बांगर और खादर को समझने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम इस चित्र को यहाँ पर देखें, हम इस डायग्राम को समझें। आप यहाँ पर जो ये पर्वत श्रेणियाँ देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वास्तव में शिवालिक है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर वृहद हिमालय है, और उसके भी ऊपर यदि हम देखें तो ट्रांस है। तो कुल मिलाकर के ट्रांस, फिर वृहद, फिर मध्य या लघु, और उसके बाद ये शिवालिक। अब देखिए शिवालिक की श्रेणी के बाद आपके उस भारत के मैप में शिवालिक की श्रेणी के बाद ही तो प्रारंभ होता है इस मैदान का, इस उत्तर भारत के विशाल मैदान का, जो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। तो वहां पर सबसे पहले हमें जो देखने मिलते हैं बड़े बड़े पत्थर, ये कहलाते हैं हमारे भाबर प्रदेश। तो भाबर प्रदेश को हमने समझा। भाबर के बाद हमने देखा कि भाई नदियां, देखिए आप ये नीली नीले कलर का जो पानी हमने यहाँ पर दर्शाया हुआ है, ये वास्तव में नदियां हैं। और ये नदियां देखिए यहाँ पे ना ऐसे विलीन हो जाती हैं। तो मतलब ऊपर तो नजर आ रही कि हाँ नदी आ रही है, कहीं ना कहीं से पानी है, पर यहाँ बीच में बहुत कम नजर आएगा, बड़ी बड़ी नदियां ही नजर आएंगी। और उसके बाद ये तराई क्षेत्र है। अब देखिए तराई क्षेत्र के बाद दोस्तों यहाँ से बहुत सारी ऐसे सरिताएं निकल रही होती हैं। तो हमने यहाँ पर एक ही प्रदर्शित किया है ताकि हम चीज़ों को समझ पाएं। तो आप पाएंगे कि अब जो पानी है दोस्तों, जो एक नदी है, नदी की घाटी है, अब नदी में होता क्या है कि नदी के अगल बगल का वो क्षेत्र जहाँ पर, यानी नदी के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर प्रतिवर्ष नदी के जल का पानी पहुंचे या बाढ़ का पानी पहुंचे या हर वर्ष वहां तक पानी जाता हो। उम्मीद है आप इसे समझ पा रहे होंगे। आप भी देखे होंगे कई दफ़ा कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर नदी का पानी जरूर पहुंचता है, हर वर्ष पहुंचेगा उन बाढ़ के दिनों में, और फिर वो रिटर्न हो जाएगा। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर ये नदी के बाढ़ का पानी पहुंचता है दोस्तों, वो क्षेत्र कहलाता है आपका नवीन जलोढ़ का क्षेत्र। तो कुल मिलाकर दोस्तों नदियों द्वारा जो ला करके, बहा करके लाई गई और जमा की गई जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। उसे हम जलोढ़ का क्षेत्र कहते हैं, या उस मैदान को हम जलोढ़ का मैदान कहते हैं, या हम उसे काप प्रदेश भी कहते हैं। तो ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये काप प्रदेश है। अब देखें जितना जो कुछ भी है ऊपर में, मतलब हम जब देखते हैं सबसे पहले तो हमें नजर आया हिमालय, और हिमालय के बाद की हिमालय की पूरी सीरीज, और उसके बाद हमने देखा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच का जो कुछ भी है दोस्तों, वो सब जलोढ़ का क्षेत्र है, वो सब काप का क्षेत्र है। काप प्रदेश कहलाएगा या जलोढ़ क्षेत्र कहलाएगा। अब उस जलोढ़ में भी क्लासिफिकेशन है, 2 भाग, एक है बांगर और एक है खादर। तो आप इसकी हेडिंग रख सकते हैं काप प्रदेश या जलोढ़ प्रदेश, और फिर जलोढ़ प्रदेश के अंतर्गत आपका 2 पोर्शन आ जाएंगे, एक होगा बांगर और एक होगा खादर। हम बात करें बांगर की दोस्तों और खादर की, तो देखिए अब जहां पर नवीन जलोढ़ का क्षेत्र होगा, यानी कि वो क्षेत्र दोस्तों जो जल के द्वारा भी नई नई मिट्टी लाई गई है और बिछा दी गई है, वो नया क्षेत्र कहलाएगा खादर। और जो पुराना क्षेत्र है दोस्तों, जहां अतीत काल में कभी बाढ़ आई थी, या अतीत कभी प्राचीन में बहुत पहले के समय में ऐसा कुछ हुआ कि हाँ उस जगह में मिट्टी ला करके बिछाई गई है, उस पर्वतीय क्षेत्र से नदियों के द्वारा, अवसादी मलबे के द्वारा जमा होकर के, तो वो जो क्षेत्र है दोस्तों वो कहलाता है बांगर। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि खादर क्या है, खादर नवीन जलोढ़ क्षेत्र है, और बांगर क्या है, बांगर पुराना वाला। तो उम्मीद है आपका ये डायग्राम के थ्रू चीजें यहाँ पर कवर हो रही होंगी कि एक जो रिवर की घाटी है, और आपने देखा होगा दोस्तों जो नदियों की घाटी के जो किनारे के क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कई सब्जियाँ उगाई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी फसल होती है, जिसे हम सिंचित और असिंचित भूमि कह रहे होते हैं। तो वो जो सिंचित का जोन है दोस्तों, वो जो ऐसा जोन जहाँ हर वर्ष नदी की जलोढ़ की मृदा कुछ न कुछ रूप में आपको देखने मिल रही है। वास्तव में होता क्या दोस्तों, देखिए जैसे बाढ़ आई, अब पानी जितनी जगह तक फैलेगा वो अपने साथ में जितनी भी उपजाऊ मृदा को लेकर के आ रहा है ऊपर से, वो बिछा देगा, उसमें पाट देगा, और फिर उसके बाद जब वो रिटर्न होगा तो 3 महीने 2 महीने या 10 दिन बाद जब बाढ़ का पानी कम होगा, वो जल स्तर कम होगा, तो वहां पर हुआ क्या है, वहां पर नई मृदा बिछ गई, नई परत बिछ गई, तो वो अधिक उपजाऊ होगी। वही जो नई मृदा बिछ गई दोस्तों, वही कहलाता है आपका खादर प्रदेश। और जो बाकी का एरिया है, जो अतीत काल में कभी वो मृदा बनी है, वो कहलाएगा आपका बांगर क्षेत्र, या जहां 10-20 साल में बाढ़ कभी आती है, वो वाला जो क्षेत्र है वो बांगर कहलाएगा। तो यहाँ आपका बांगर और खादर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। मतलब ये जो जोन है ये बांगर है, और ये जो जलोढ़ के आपके नई जलोढ़ वाला जो, यानी कि घाटी के अगल बगल का क्षेत्र है, ये खादर है। तो इसी बांगर और खादर को हम आगे देखने जा रहे हैं। तो इसके विषय में आप फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बांगर की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि भाई मैदान का उच्च भाग, मैदान का उच्च भाग होता है ये, जहां सामान्यतः नदियों का जल नहीं जाता है, वो बांगर कहलाता है। नेक्स्ट,
बांगर इस बात को प्रदर्शित करता है कि अतीत काल में यहाँ कभी बाढ़ वगैरह आई थी, पर अभी बहुत समय से नहीं आई है। नेक्स्ट एक और फैक्ट आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि बांगर वह क्षेत्र है जहाँ 10-20 साल में कभी बाढ़ आती है और वहाँ की मृदा पुनः परिवर्तित हो जाती है। इसके अलावा बांगर के विषय में आप लिख सकते हैं दोस्तों, बांगर क्षेत्र में कंकड़ अधिक पाए जाते हैं, चूना युक्त संग्रथनों की अधिकता होती है। चूना युक्त संग्रथन का मतलब है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा कृषि के लिए ये क्षेत्र अनुकूल नहीं होते हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, जहां पर आपका नवीन जलोढ़ नहीं होगा, कंकड़ पत्थर की अधिकता होगी, ऐसी जगह में आप कृषि कैसे कर पाएंगे? तो कृषि के लिए अनुकूल ये नहीं होते। जबकि खादर की जब हम बात करें दोस्तों, तो इसे हम कछारी प्रदेश भी कहते हैं, इसे हम बाढ़ का मैदानी क्षेत्र भी कहते हैं, इसे नवीन जलोढ़ का क्षेत्र भी कहते हैं। और ये वो क्षेत्र है जो मैदान के निम्न भाग पे होता है, जहां पर सामान्यतः नदी के बाढ़ का पानी चला जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष बाढ़ का जल पहुंचता है और कृषि हेतु अनुकूल होता है। ये क्षेत्र उपजाऊ होता है। मतलब दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन अधिक उपजाऊ है, तो आपके ऑप्शन में खादर है, तो खादर ही इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा भूमिगत जल यहाँ पर उच्चतम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि उत्तम संग्राहक है ये भूमिगत जल का, अच्छी मात्रा में यहाँ पर भूमिगत जल पाया जाता है। तो इसके अलावा दोस्तों एक और फैक्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इनके निर्माण से जुड़ा हुआ कि इनका निर्माण कब हुआ। तो आप नोट कर लीजिएगा, बांगर का निर्माण दोस्तों मध्य से लेकर के निम्न प्लीस्टोसीन युग तक हुआ। और इसे आप ऐसे ही याद रखिएगा। देखिए प्लीस्टोसीन युग जो है ये वास्तव में एरा है, जैसा हमने देखा था सीनोजोइक, इयोशीन, ओलिगोशीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये सारी चीजें वैसे ही प्लीस्टोसीन है। तो ये आपका मध्य से लेकर निम्न प्लीस्टोसीन में बांगर का निर्माण हुआ है। जबकि इस प्लीस्टोसीन के निम्न से लेकर के और आधुनिक समय तक में जो निर्माण कार्य चल रहा है वो खादर उसमें निर्मित हुई है। तो बांगर और खादर के निर्माण से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपका कंप्लीट होता है। इसके अलावा जब हमने स्टार्टिंग की थी इस लेक्चर की, तो हमने पाया था कि हमने बांगर को भी दो भागों में बांटा हुआ है। एक हम बांगर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं रेह का, और दूसरा भूड़ का। तो ये रेह क्या है, भूड़ क्या है, इसे भी हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। आप नोट कर लीजिएगा रेह और भूड़ के बारे में। इसमें दोस्तों रेह और भूड़ जो है ये बांगर के ही प्रकार हैं। वास्तव में होता क्या है कि इस बांगर क्षेत्र की मृदा में या बांगर क्षेत्र में जब अत्यधिक सिंचाई कर दी जाती है, वो सिंचाई किसी भी रूप में हो सकती है। तो जब हम अत्यधिक सिंचाई उस जगह में करते हैं, यानी पानी का ज्यादा जमाव हो जाता है, तो वहां पर एक सफेद सफेद पतली सी नमकीनी वाली यानी क्षारीय सतह वहां पर बिछ जाती है दोस्तों। क्षारीय नमकीनी सतह होती है वो, और सफेद सफेद होती है। तो वो जो सतह होती है उस बांगर प्रदेश में, वो कहलाती है आपका रेह। इसे रेह या कल्लर कहा जाता है। आपको यहाँ पर बता दें फिर से कि ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में बांगर क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक सिंचाई के चलते एक सफेद परत बिछ गई है, क्षारीय परत है, वो नमकीनी परत है। और वो जो परत है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रेह या कल्लर। मुख्य तौर पर दोस्तों उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले क्षेत्र में ऐसी आपकी रेह प्रकार का जो बांगर है वो अत्यधिक देखने मिलता है। होता क्या है, वहां पर सिंचाई अत्यधिक कर दी जाती है, तो वो जो परत बिछ जाती है वो कहलाती है आपकी रेह। तो बांगर का ही एक प्रकार है रेह। और अब बात हम करते हैं भूड़ की। तो भूड़ वास्तव में दोस्तों बांगर प्रदेश का ऐसा क्षेत्र है जहां पर नदियों द्वारा या मान लीजिए वर्षा में कभी किसी भी कंडीशन पे या जल की अधिकता के कारण मृदा जो है उसका बहुत ज्यादा अपर्दन हो गया है, बहुत ज्यादा कट छट गई है मृदा, और अपर्दन होने के बाद उसका निक्षेपण हो गया, यानी कि वो मृदा वहां से बह गई। तो अब जो बचा हुआ कंकड़ वाला एकदम पथरीला क्षेत्र है उसे हम भूड़ कहते हैं। उम्मीद है आपका यहाँ पर भूड़ और रेह भी क्लियर हो रहा होगा। रेह कल्लर एक ही है, भूड़ अलग है, और ये दोनों जो है ये बांगर के ही प्रकार हैं। खादर अलग है दोस्तों। बांगर क्या है दोस्तों, तो बांगर पुरानी जलोढ़ है, और खादर क्या है, तो खादर नवीन जलोढ़ है। तो यहाँ पर बांगर खादर का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अब हम आगे बात करते हैं इसी कड़ी में डेल्टा की। तो वास्तव में दोस्तों जब ये नदी आगे बढ़ती है, यानी कि जैसे हमने देखा अब शिवालिक है, मान लीजिए पर्वत के श्रेणी से उतरी, फिर उसके बाद हमने पाया कि जब ये पर्वतों से उतरी उसके बाद वाला जो क्षेत्र होगा वो आपका भाबर क्षेत्र आपको देखने मिलता है। फिर भाबर के बाद का जो क्षेत्र है दोस्तों वो तराई होता है। तराई के बाद हम देखते हैं कि पर्टिकुलर उसी नदी में, यानी ये लगभग हर जगह आपको देखने मिलेगा बांगर खादर देखने मिलेगा। और अब ये नदी जब अपने एक मुहाने पर जा रही होती है, जब ये समुद्र के निकट होगी, तो वहां पर ये नदी यदि ढाल इसका धीमा है तो वो डेल्टा बनाती है, और यदि ढाल दोस्तों तेज है तो वो एस्चुरी बनाती है। ये दोनों को आप समझ लीजिएगा। एस्चुरी क्या होता है, एस्चुरी वो है जो आपका जब नदी अपने मुहाने पर पहुंच रही होती है तो बहुत तीव्र ढाल यदि उसे मिल जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पाते हैं मां नर्मदा, ताप्ती, इनका जो मुहाना है दोस्तों, यानी नर्मदा एस्चुरी बनाती है अपने मुहाने के पास में, ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है। जबकि यदि हम बात करें दोस्तों तो गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह ये डेल्टा बनाती हैं, और इसके डेल्टा का नाम हमें पता है, इसका डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। तो आपने ये पाया कि एस्चुरी क्या है। एस्चुरी दोस्तों कुछ ऐसी स्थिति है, जैसे मान लीजिए ये नदी आ रही है, ये स्थल का भाग है, और फिर यहाँ पर आप पाएंगे कि नदी को एकदम से यहाँ से नदी प्रवाहित होते हुए आई और यहाँ से उसको एकदम से गति मिल गई। तो अब ये जो तीव्र गति से नदी चली गई ये कहलाई एस्चुरी।
इसके अलावा डेल्टा की हम बात करें तो मान लीजिए नदी यहाँ से आ रही, जैसे हमने देखा कि मान लीजिए ये हमारा भारत का नक्शा है और हम पाते हैं कि इस वाले भाग में यहाँ से नदी निकल करके आती है और ये नदी जा रही है। अब यहाँ पर जब नदी बंगाल की खाड़ी में गई है गंगा नदी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिली, तो यहाँ पे दोस्तों वो बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं और जब बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती हैं तो वो एक डेल्टा जैसा दिखने लगता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों डेल्टा। तो ये नदियाँ बनाती हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा नदियों के द्वारा बनाया जाता है, एस्चुरी भी नदियों के द्वारा ही बनाई जाती है, दोनों चीजें। तो मुख्य तौर पर आप लिख सकते हैं दोनों के बारे में कि ये नदियों के मुहाने पर बनाए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों खादर का ही विस्तार है। खादर जब और आगे, यानी कि खादर कौन सा एरिया होगा? खादर वो जो उपजाऊ क्षेत्र है, तो ये उसी का कहीं ना कहीं विस्तार भी। तो उम्मीद आपका ये डेल्टा और एस्चुरी का ब्लॉक क्लियर हो रहा होगा। तो हमने आज जो है क्रम से जितनी चीजों को पढ़ा, हम पहले एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जब हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम चर्चा कर रहे थे और मैदान को हमने देखा, उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया कि कितने से लेकर कितने क्षेत्रफल तक है, कितनी इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, सब चीजें हमने कवर करी। उसके बाद हमने उसका विभाजन किया दो भागों में, एक प्रादेशिक और एक हमें देखने मिला स्थलाकृतिक या भौतिक। भौतिक के अंतर्गत हमने पढ़ना स्टार्ट किया और आज हमारा भौतिक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें सबसे पहले हमने अध्ययन करना स्टार्ट किया भाबर का, फिर तराई का, फिर तराई के बाद हमें देखने मिला बांगर, खादर और बांगर के अंतर्गत आने वाले रेह, कल्लर या भूड़ का अध्ययन किया। और इसके बाद हमने डेल्टा को भी देखा, शंकु को भी देखा। शंकु का भी दोस्तों हमने अध्ययन किया हुआ है पहले ही। तो शंकुओं के बारे में यदि हम बात करें दोस्तों, तो शंकु लगभग हर जगह पर आपको देखने मिलेगा, जैसी स्थलाकृति अभी हमने पढ़ी हुई थी। बस इसमें महत्वपूर्ण यह है कि हिमालय की सभी नदियां लगभग शंकुओं का निर्माण करती हैं, सिवाय घाघरा के। घाघरा एकमात्र ऐसी नदी है, इसे नोट कर लीजिएगा आप, घाघरा एकमात्र ऐसी नदी है जो शंकु का निर्माण नहीं करती। यहाँ पर दोस्तों आपका उत्तर भारत के विशाल मैदान की जो स्थलाकृतिक विभाजन है या भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे इसके प्रादेशिक विभाजन की। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद, मुलाकात नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।